तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपके यूके ट्रिपल एस सी सी आई यूके पी एस सी जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जीएस और जीके है ना, दोनों हम जो करने वाले हैं। उत्तराखंड और आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ उत्तराखंड है और इसके साथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। सिलेक्टेड प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। यहाँ से आपका डायरेक्ट जो है प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, आपका पुलिस का हो या वीडियो पटवारी, समीक्षा अधिकारी जो भी हो, तो उन सभी में जो है ये सहायक होने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान बंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रघुराम राजन। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है ना? प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितना है? तो लिंगानुपात। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 940। बेसिक प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से, 15 अगस्त 1947 से, 1 मई 1956 से या 26 जनवरी 1950 से? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है, नियोजित विकास मॉडल भारतवर्ष में 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष? तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, अगर हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 6 अगस्त है ना 1952। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को जो है स्थापित किया जाता है ना। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास समिति 6 अगस्त 1952, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष। आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? आपका केरल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो उत्पादन नीति, विदेश नीति, कर नीति या ब्याज दर नीति? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह जो आपकी राजकोषीय नीति का भाग है, कौन सा? कर नीति। अगला प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। नरेगा क्या है? आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, आरंभ कब हुआ दोस्तों नरेगा का? आपका है ना 2 फरवरी 2006। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को जो है आरंभ हुआ नरेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम क्या रखा गया है? मनरेगा। आरंभ पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 2 फरवरी 2006। और आपसे पूछा जाएगा कि नाम कब चेंज किया गया इसका? तो 2 अक्टूबर 2009। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम क्या किया है? मनरेगा। मनरेगा का मतलब क्या है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्न में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? पूंजी खाता, चालू खाता, ए और बी दोनों, या राजस्व खाता? तो किस में बनाया गया? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चालू खाते में। जो भारतीय रुपया था, है ना, इसे 1994 से जो है चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है।
अगला है भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो कब की गई? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2000 में जो है भारत सरकार ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, आपको याद रखना है अप्रैल 2000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का संग्रहण, तो किसने यह पुस्तक लिखी है? राइट आंसर आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, इनके द्वारा लिखी यह पुस्तक है, आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो बताइए, न्यूमेरिक, टेक्स्ट व पिक्चर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, केवल न्यूमेरिक टाइप डाटा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीमीडिया में दोस्तों जो है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ठीक है, ये सारे सम्मिलित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर से, तो इसे कहते हैं हम ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल को भेजा जाना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योजना होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है, वह कहलाता है वॉर्म, वायरस, ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपको याद रखना है, आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार जो है पूछा गया है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट आपको याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण, है ना, इसके रिसाव के कारण जो है यह त्रासदी हुई थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, इनमें में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो बताइए, आरबीआई का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश की विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है, विदेशी व्यापार का नियमन, यह जो है आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है, तो बताइए डॉस, कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका क्या पूरा नाम है दोस्तों? डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डिनाइल ऑफ सर्विस इसका जो है पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1 कहाँ से छोड़ा गया? तो भारत का पहला संचालन उपग्रह है IRNSS-1, ठीक है, तो कहाँ से जो है इसे छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया स्थित है, कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में, है ना, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को ने जिसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो ये कहाँ पर आपका? HP, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए, तो कहाँ पर है? इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, ठीक है, IIRS, तो कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका देहरादून में, सभी को पता होगा। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पर आपका? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजात 2014 में
किस अवधि में संपन्न हुई? ये प्रश्न भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो किस वर्ष जो संपन्न हुई? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 अगस्त से 6 सितंबर तक, है ना। 18 अगस्त से शुरू हुई थी और 6 सितंबर को जो समाप्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी, तो 69 सभी को पता होगा, कर्णवती। ठीक है, उत्तराखंड थोड़ा इसमें जो है नॉर्मल है, बाकी जो आपका जीएस है वो तगड़ा है। अगला है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? जयानंद भारती। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद 1928 में जो है इसकी स्थापना, ये भी आपको याद रखनी है, किसके द्वारा की जाती है? जयानंद भारती। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जनता को टिहरी राज्यों के कुशासन से मुक्त करना। ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथन ए और बी को पढ़े। ठीक है, कौन सा कथन सही है? विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो कोट आपको पहचानना है, कौन सा राइट आंसर है, दोनों या बी? तो ठीक है, दोनों ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है, कौन सा है? भागवत धर्म। तो राइट आंसर इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, यह जो है भागवत धर्म का जो है सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किसका है आपका? समुद्रगुप्त का है। गौतमी बलश्री का है नासिक अभिलेख। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपसे मिलान में पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति और नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री। और बेसनगर का कौन सा है? गरुड़ स्तंभ। और धनदेव का है दोस्तों अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख किससे संबंध है आपका? धनदेव। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 4 प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट, तो चारों का आपने जो है अच्छे से याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक का पर प्रकाश डालता है? तो बताइए ये भी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनेंडर। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो कौन सा कारण यहाँ पर नहीं था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरीवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या अरब आक्रमण? तो इनमें से कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है इसके पतन का कारण नहीं था, बाकी ये इसके पतन के कारण है। तीनों अच्छे से आपको याद रखना है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है, तो बताइए किस किस के नाम है? तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है से सही सुमेलित युग्म का चयन करें। बताइए, राजधानी दी है आपके पास, कौन किसकी राजधानी जो यहाँ पर सही है? तो ये आपका सोमचंद्र राजगंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे गलत है। अगला है, निम्न स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद, सत्य मेहराबीय मकबरा, अष्टभुजीय मकबरा, गोल गुंबद। ठीक है, तो इनसे आपको बताना है किसका संबंध किससे है। ठीक है, एक साइड आपके स्मारक है और दूसरी साइड आपके संबंधित शासक। ठीक है, जो भी इनसे संबंधित है। तो देखिए, जो दोहरा गुंबद है दोस्तों आपका, दोहरा गुंबद, ठीक है, ये आपका किससे है? सिकंदर लोदी से संबंधित है। दोहरा गुंबद आपका किससे संबंधित है? सिकंदर लोदी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा है आपका
अष्टभुजीय मकबरा, तो ये किससे संबंधित है आपका? शेरशाह मकबरा, ठीक है, शेरशाह से संबंधित आपका अष्टभुजीय मकबरा। और तीसरा है आपका सत्य मेहराबीय मकबरा, तो ये किससे संबंधित है? बलवन, है ना। जो आपका सत्य मेहराबीय मकबरा है वो आपका किससे संबंधित है? बलवन से संबंधित है। और गोल गुम्बद जो है दोस्तों आपका, ये किससे संबंधित है? आपका मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित आपका गोल गुम्बद। तो राइट आंसर इसका क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई का महल या अकबरी महल, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? आगरा। आगरा का जो लाल किला है उसमें, उस किले के अंदर यह स्थित है, ठीक है। अकबरी का महल कहाँ पर है आपका? आगरा जो लाल किला है उसके अंदर यह स्थित है। तो बाकी स्वर्ण महल आपका फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई का महल भी आपका फतेहपुर सीकरी में है, पांच महल भी आपका कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। जो आपका अकबरी महल है ये आपका आगरा में, ठीक है, आगरा में जो आपका लाल किला है उसके अंदर स्थित है। बढ़ते हैं, अगला है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्न आश्रम में सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। सबसे पुराना आश्रम कौन सा है जो महात्मा गांधी जी से संबंधित है? तो ये आपका फिनिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो ये थे आपके एलिजा इम्पे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके एलिजा इम्पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों आपका दीनबंधु मिश्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या कुंवर सिंह के? तो किसके सलाहकार थे? नाना साहब, ठीक है। जो अजीमुल्ला है वो किसके सलाहकार थे? आपके नाना साहब के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, ज्योतिबा फुले, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? आपको डेट भी बता दूं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो 24 सितंबर 1873, ठीक है, आपको याद रखना है 24 सितंबर 1873 को जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है, ज्योतिबा फुले द्वारा की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो बताना है आपको, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता, इन्हें जो है किस षड्यंत्र के लिए जो है कैद किया गया था? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, ठीक है, इनके लिए जो है इन सभी को जो है कैद किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो कौन सा है सबसे लंबा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, गंगोत्री। अगला है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किसके द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए है, अकबर, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत के पराभव में। तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट दोस्तों आपका अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, जिसे जो है भ्यूंडार घाट भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, कौन सा है? साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? तो ये है मिजोरम, ठीक है, कितनी है? 91.30%। सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार? भारत में मिजोरम की। और उत्तर प्रदेश की कितनी है दोस्तों साक्षरता?
तो ये है आपकी 67 ठीक है। और मणिपुर की कितनी है 79.20%। और राजस्थान की कितनी है 66.10 है ना। तो अगर आपसे बढ़ता घटता हुआ क्रम भी पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका क्या आता है मिजोरम आता है ना साक्षरता में, उसके बाद आपका आता है मणिपुर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है मणिपुर आता, तो मणिपुर के बाद आपका कौन सा आता है दोस्तों, तो ये आता आपका 67 किसका है यूपी, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका राजस्थान, है ना। आपसे बढ़ता हुआ क्रम भी पूछा जा सकता है या घटता हुआ क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है आपका घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम आपको जो है उल्टा करना है, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, ये आपका घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, कितनी है 91.30%। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर आपके राज्य है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताना है आपको। सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कंचनजंगा कहाँ पर है दोस्तों आपका, ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो जो कंचनजंगा है दोस्तों आपका ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका किस में है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में जो है आपका स्थित है, ये हिमाचल में नहीं है सिक्किम में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो सभी को पता है अल्मोड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो बताना है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है दोस्तों आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका पूर्व में आएगा कंचनजंगा, फिर उसके बाद आएगा एवरेस्ट। कंचनजंगा आप सभी को पता है सिक्किम में है, एवरेस्ट आपका नेपाल में है, उसके बाद आपका अन्नपूर्णा आएगा, फिर उसके बाद धौलागिरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूची 1 सूची 2 उद्योग और इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो इन सभी का मिलान किया है, देखिए उर्वरक दोस्तों कहाँ पर है आपका श्री गंगानगर, ठीक है। कांच उद्योग है कहाँ पर है आपका जयपुर में, ठीक है। कांच उद्योग कहाँ पर है आपका जयपुर में है। सीमेंट उद्योग दोस्तों आपका उदयपुर में है। कृत्रिम रेशम आपका कहाँ पर है कोटा। तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, तो बताना है। तो सरदार सरोवर परियोजना से कौन सी नदी संबंधित आपका नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से जो है इससे लाभ उठाते हैं आपका, एक तो आपका एमपी हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया राजस्थान, और चौथा आपका क्या है गुजरात, ठीक है। 4 राज्य जो है इससे लाभ उठाते हैं सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। एक साइड आपके समुद्री बंदरगाह है, दूसरे साइड आपके राज्य हैं, तो आपको मिलान करना है। अलेप्पी, इनौर, पारादीप, काकीनाडा, तो कौन सा कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों जो अलेप्पी जो बंदरगाह है आपका समुद्री बंदरगाह है, ये कहाँ पर है आपका केरल में, ठीक है। आपको याद रखना है। अलेप्पी जो है आपका कहाँ पर है समुद्री बंदरगाह केरल में स्थित है। इनौर
इन्नौर कहाँ पर है दोस्तों? आपका समुद्री बंदरगाह है, ये आपका तमिलनाडु में है। पारादीप जो आपका बंदरगाह है ये आपका कहाँ पर है? ओडिशा में, ठीक है। और काकीनाड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा देना, आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ए का 3, बी का 1 और सी का 2, डी का 4, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो किस युग में हुआ है? ये वो आपका क्रिटेशियस युग में। भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ है आपका क्रिटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला है 1946 में संस्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में, ठीक है, कौन सा भारतीय था? ये थे आपकी श्रीमती हंसा मेहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1990, 91, 92 में और 93 में। कब हुआ? तो 1993, 1993 में जो है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौता, एशवुड समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता या यूथॉन्ट समझौता? तो ये हुई थी आपकी ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ये हुई थी आपकी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना, ठीक है, साउथ एशियाई और आपका जो क्षेत्रीय संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985, ठीक है, 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय भी कई बार जो है पूछा जाता है। तो ये आपका कहाँ है? नेपाल, ठीक है। नेपाल कहाँ पर है? काठमांडू, काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। 1985, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो भारतीय विधानसभा, भारतीय नहीं राज्य विधानसभा, तो बताना है आपको भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के, राज्य विधानसभा के सदस्यों के। तो राइट आंसर इसका क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी है, भारत के राष्ट्रपति के और राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधानसभा के सदस्यों के, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति में भाग नहीं लेती, ठीक है। राज्य विधानसभा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, इंपॉर्टेंट है, आपका पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो बताइए ना, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है, किसका उससे कम, किसका उससे कम। तो आपको बताना है, इससे पहले आपको इस प्रश्न का आंसर देने सबसे पहले आपको बताना है जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 525, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 525 और न्यूनतम संख्या 60 है ना। और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? विधानसभा आजकल चुनाव चल रहे हैं ना, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे अधिक जो सदस्य हो सकते हैं इसमें, अधिकतम संख्या 525 और न्यूनतम संख्या 60, ठीक है। और कार्यकाल 5 साल का विधानसभा। और ये जो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। अगला है, निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में? इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का है, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? गोमती, घाघरा, कोसी या सोन, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए बाएं और दाएं कैसे, ये पहाड़ से जो है नदी चल रही है गंगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा है इसका बायां, ठीक है, इसे बाएं कहेंगे। और ये वाला हिस्सा है इसे क्या कहेंगे? दायां, ठीक है। तो दाएं से कौन कौन सी नदी मिल रही है आपके यहाँ पर? बाएं से नहीं मिलती है ना। तो बाएं से जो नदी आ रही है आपकी, ये कौन सी आ रही है?
कौन कौन सी आ रही है आपका, तो गोमती ये भी आपकी बाएं से मिलती है, घाघरा बाएं से आती है, कोसी नदी भी आपकी बाएं से आती है, लेकिन जो सोन नदी है आपकी सोन, ठीक है, ये आपकी कहाँ से आती है, ये आपकी दाएं से आती है, ठीक है। सोन नदी आपकी कहाँ से आती है, दाएं से जो है गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो बताना है, तो संसद द्वारा विधि बनाकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सभी को पता है, लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32, इसे जो है अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो बताना है आपको, तो यह करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता, तो बताना है राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता, मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महान्यायवादी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये नहीं करता राज्यपाल, है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति परामर्श किसका लेता है, परामर्श, तो ये लेता है परामर्श किसकी परामर्श से, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो भारतीय संविधान सभा सभी को पता है, 120 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है, तो कौन कौन सम्मिलित है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, सभी को पता है, बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपका, लोकसभा अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों आपका, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त ये 6 वर्ष तक रहता है, ठीक है, 6 वर्ष या तो इसकी उम्र 65 हो, या इसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है, 6 वर्ष का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो भी इन दोनों में से पहले हो। और भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, जनहित याचिका, तो ये की जाती है आपकी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें भी आप स्टार लगा देना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 1993, ठीक है, तो कौन सा है, भाग 9 क में, ठीक है, और कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, शहरी स्थानीय शासन, इसे जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1993 भाग 9 के क में और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल UKD, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सभी को पता है, DD पंत। अगला है, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली तो कितनी आयु, पंचायत का चुनाव किस उम्र में
कर सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। ठीक है, अगर आप पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका 93। ठीक है, कब? 2005, है ना। 93 संवैधानिक संशोधन 2005 के द्वारा जो है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग को है शिक्षण संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और संविधान के अनुच्छेद में किस में जोड़ा गया है? 15, अनुच्छेद 15 में। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 15 से इसका संबंध है। अगला है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? तो सभी को पता है कौन दिलवाता है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करवाता है? शपथ दिलवाता है। नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 155। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्यों ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, इनका संबंध जो है पंचायत राज व्यवस्था से नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका अनुच्छेद 15(5). ठीक है, ये जो आपके गैर सरकारी है और गैर संस्थान है, उनमें जो है SC और ST के लिए जो है आरक्षण की सुविधा है, अनुच्छेद 15(5) में यह उल्लेखित है। अगला है, 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार किस वर्ष सभी को पता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लागू किया गया 2010 से। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति ने तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध है? मतलब कि जाति की जो है तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, भूटिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणदेश सेवा संघ सभी को पता है किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन से। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है, तो क्या है? तो ये है आपकी 76.63%। ठीक है, 76.63%। ये है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP। ठीक है, अगला है, निम्न में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन गरीबी हेतु सहायता प्रदान करती है? 145, ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, जो आपके विश्व के जो निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन गरीबी हेतु सहायता प्रदान करती है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जब विनिमय दर $1 से बराबर 60 से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपये हो जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? तो क्या अभिप्राय इसका? रुपया अधिमूल्यित हो गया, डॉलर का मूल्य घट गया। ठीक है, डॉलर का मूल्य पहले कितना है? 60 था, फिर 58, तो डॉलर का मूल्य घट गया, ये भी सही है। और रुपया क्या हो गया? अधिमूल्यित, है ना। तो दोनों कथन सही है, रुपये का मूल्य घट गया ये भी गलत है, डॉलर अधिमूल्य भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा राइट आंसर है। अगला है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, किस क्रम में होती है? तो ये होती है ज्यामिति। ठीक है,
ज्यामितीय क्रम में होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। जो फिलिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल, सभी को पता है रूपकुंड, ठीक है, जिसे जो है कंकाली में ताल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य की निम्न खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल, ठीक है, चावल जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये भी सही है। 2011 के दशक में 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई, ठीक है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो दिल्ली में है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ठीक है ना। तो कितनी है, 17 पॉइंट कुछ होगी शायद, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, 18.5 नहीं होगी, 17 पॉइंट कुछ होगी। कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? विनाशक प्रोग्राम। अगला है, स्मृति में आंकड़े कोई स्थिति विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता, ठीक है। जो मेमोरी है उनमें जो है आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन, उसे क्या कहेंगे? पता, ठीक है, डाटा, पता जो आपका है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कंपाइलर जो है आपका दोस्तों सॉफ्टवेयर है, इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से संबंधित। कंपाइलर आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? 1981। MS-DOS। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, रविवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार, बुधवार, सोमवार। तो श्रृंखला को आपने पूर्ण करनी है, तो क्या आएगा इसमें? रविवार रविवार, रविवार सोमवार, रविवार बुधवार या रविवार शनिवार। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, रविवार रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद एक दिन छोड़ के बुधवार, फिर बृहस्पति शुक्र को छोड़ के शनिवार, ठीक है। फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन को छोड़ के बुधवार, फिर सोमवार, सोमवार के बाद आपका क्या आएगा? फिर बुधवार के बाद कितने दिन को छोड़ के? बुधवार के बाद दोस्तों आपका जो है 4 दिन छोड़ के सोमवार, 4 दिन या 5 दिन, उसके बाद आपको 6 दिन छोड़ के आपका क्या आएगा? सोमवार के बाद आप छोड़ोगे तो आएगा रविवार, और फिर रविवार के बाद 7 दिन छोड़ के रविवार, ठीक है। यहाँ से आपको 6 दिन छोड़ के आपका क्या आएगा? रविवार, फिर रविवार से फिर 6 दिन, 5 दिन छोड़ के आपका रविवार, फिर रविवार से फिर 6 दिन, छठे 6 दिन छोड़ के 7वें दिन आपका कौन सा आएगा? रविवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? रीजनिंग है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए तो कौन सा आएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर? तो ये इस प्रकार आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले इस प्रकार से नीचे, फिर उसके बाद ये ऊपर है, फिर उन्होंने क्या कर दिया? गोला कर दिया और नीचे साइड त्रिभुज बना दिया। अब क्या करेंगे? ऊपर साइड त्रिभुज बना, ये गोला बना देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो 134 इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल है, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला फिर से है दोस्तों, कोट, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। 12 हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है। बाबर क्षेत्र पाद प्रदेश में अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो बताना है कौन कौन से सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो उत्तराखंड राज्य का जो निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा है बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। बाबर क्षेत्र
अधिकांश मृदाओं के मोटे मोटे नहीं, ये किसमें पाए जाते, तराई, ठीक है। बाबर में नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सी आपका गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन प्रतिस्थापित करेगा, तो बताइए मिसिंग नंबर 30, 48, 24, 36, 45, 72, 48, 60, कौन सा होगा मिसिंग नंबर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में जो है इसका आंसर देना है, कमेंट में आपको जो है इसका आंसर करना है रीजनिंग। इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका माइंड भी जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में जो है दोस्तों आप जो है इसका आंसर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। और यदि आप दोस्तों आपको इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आई तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी को जो है आपको एक बार अच्छे से देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।